टाइम पास है। चलो चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमोशन। ठीक है, तो सब आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज ये हम लोग का YouTube चैनल है, इसको जा करके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिस भी फ्रेंड को रिवीजन करना हो BST उसको प्लीज शेयर कीजिए उसके साथ। ठीक है, ऐड प्लीज प्लस क्लासेस हमारे चैनल का नाम है। मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है, हमको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। चलिए, तो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ई बिजनेस मतलब क्या? पहले हम लोग बिजनेस करते थे कैसे? करीम चाचा को हम लोग वापस याद करेंगे। करीम चाचा दुकान में बैठे रहते थे, पड़ोस वाली भाभी आती थी, बोलती थी करीम चाचा प्लीज हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए ना। तो करीम चाचा भाभी जी को 1 किलो चीनी देती थी और बदले में पैसा देती थी और वापस चले जाती थी चीनी लेकर के। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब क्या हो गया? अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस आ गया। मतलब क्या? अब भाभी जी फोन निकालती हैं, उसमें करीम ऐप डाउनलोड करती हैं और उसमें चीनी सेलेक्ट करके, क्वांटिटी सेलेक्ट करके पैसा क्रेडिट कार्ड से पे करती हैं भाभी। ठीक है, और चीनी 1 घंटे के अंदर उनके दरवाजे पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब बेसिकली कि 24/7 कहीं से भी दुनिया के आप कहाँ बैठे हुए डजंट मैटर, किसी भी टाइम आप बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या क्या चीज का जरूरत है? फिर से वेरी गुड, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, दूसरा एक बहुत बेहतरीन टाइप का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और तीसरा एक एप्लीकेशन या वेबसाइट व्हाटएवर आपको जरूरत है जिसके ऊपर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, और आप अपना धंधा कहीं से भी बैठे बैठे दुनिया के चला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक यही है कि ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। मतलब क्या? हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं चैप्टर में कि चैप्टर नंबर 1 में बिजनेस और कॉमर्स बिजनेस का ही पार्ट है। बिजनेस बहुत ही ब्रॉडर टर्म है ना। बिजनेस के अंदर में सब कुछ आ गया है, ट्रेडिंग आ गया, प्रोडक्शन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन कॉमर्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी आता है हमारा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्कोप ऑफ ई बिजनेस, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला कौन सा है? बोलते जाओ फटाफट। B2B। क्या होता है B2B में? बिजनेस टू बिजनेस। वेरी गुड, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे कि मिंत्रा एप्पल के साथ टाई अप कर लिया और मिंत्रा एप्पल से सामान खरीद रहा है। ठीक है, तो खरीदने वाला भी कंपनी है, बेचने वाला भी कंपनी है। ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा इसको कौन सा? B2C, बिजनेस टू कस्टमर। हम खुद मिंत्रा पे जाते हैं, जाकर के बहुत बेहतरीन टाइप के स्नीकर्स ऑर्डर करते हैं। आई लव स्नीकर्स। ओके, तो स्नीकर मेरे दरवाजे पे पहुंच जाता। नहीं, स्नीकर इंपोर्टेड है, फॉरेन से है। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि कस्टमर के पास मिंत्रा का दरवाजे से, कस्टमर के दरवाजे पे मिंत्रा जूता पहुंचा के चला जाता है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? बिजनेस टू कस्टमर, B2C। तीसरा कमॉन, तीसरा कौन सा है? इंट्रा बी कॉमर्स। अच्छा, इंट्रा और इंटर वर्ड याद है क्या? इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा मतलब विदिन स्टेट, 2 स्टेट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और इंटर स्टेट मतलब 2। वेरी गुड, इंटर स्कूल चैंपियनशिप मतलब क्या? 2-3 स्कूल के लोग आकर के परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे कंसेप्ट है। इंट्रा बी कॉमर्स मतलब क्या? एक विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ही कंपनी के अंदर में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हाई सिट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके बाद C2C कॉमर्स मतलब कस्टमर टू कस्टमर। क्लासिक एग्जांपल OLX। ठीक है, मेरा जूता पुराना हो गया, क्या करे? बेच दे। ठीक है, OLX पे बेच दे। पुराना फर्नीचर क्या करे?
OLX में बेच दे, ठीक है। कस्टमर टू कस्टमर, खरीदने वाला भी कस्टमर, बेचने वाला भी कस्टमर। और बढ़िया एग्जांपल eBay, इंडिया में नहीं चलता है, फॉरेन में चलता है। महंगा महंगा जॉर्डन 14-14 हजार का बिकता है उसके ऊपर, ठीक है। सेकंड हैंड जूते लोग अपने बेच देते हैं पहन के। बोलो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए देखो, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग स्कोप ऑफ ई बिजनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग स्कोप ऑफ ई बिजनेस पढ़ रहे हैं। चलो, ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है, फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में बहुत कम कैपिटल का जरूरत है। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्म में नाइकी का शोरूम डालना है। क्या चीज का? नाइकी का। तो क्या करना पड़ेगा, बोरिंग रोड में एक बहुत बड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, उसके लिए 10-15 लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा, 6 महीने का रेंट देना पड़ेगा, उसके बाद 25 लाख का स्टॉक खरीद के रखना पड़ेगा, 5 खूबसूरत खूबसूरत स्टाफ रखने पड़ेगे। हस्ती का है वो, खूबसूरत स्टाफ में लड़का लड़की दोनों इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद दुनिया भर का मेरा इंटीरियर बनाने में एक हम फ्रांस से इंटीरियर डेकोरेटर मंगवाएंगे, ठीक है। वो पूरा इंटीरियर डिजाइन करेगा, पूरा लाइट वगैरह लगाएगा, चकाचक शोरूम कि लोग घुसे ऐसा पैर रखे जूता पसंद आ गया, ठीक है। वैसा बनाना पड़ेगा। ये क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस। मतलब क्या, हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन क्या ई बिजनेस का ऐसा केस है? नहीं, हमको क्लासेस खोलना है, ऑनलाइन क्लासेस। क्या करें, A+ क्लासेस का ऐप बनवा ले, डाउनलोड कर लीजिए। ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है और गूगल क्या बोलते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ठीक है। दोनों ही जगह पे ऐप हम लोग का अवेलेबल है, A+ कॉमर्स क्लासेस। चलिए, तो हम बोल रहे थे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन बना लीजिए, एक कैमरा खरीद लीजिए और चालू हो जाइए बकवास करना, बन गए आप टीचर, ठीक है। तो ज़्यादा खर्चा करने का जरूरत नहीं है किस केस में, ई कॉमर्स के केस में। तो पहला बेनिफिट इसमें बोल रहा है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब आप आराम से अपना धंधा चालू कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा खर्चे के, ठीक है। मीशो ऐप का नाम सुने आप लोग? सस्ता वही मीशो जो भी है, सस्ता कपड़ा उसके ऊपर मिल रहा है। क्या किया बोलो, कोई वो इन्वेस्टमेंट करके रखा है? नहीं, क्या किया है पता है, लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप कर लिया है, एक सस्ता सा एप्लीकेशन बना दिया है। लड़कियां ऐसे ही शॉपिंग करने में पागल होती हैं, 400 रुपए का कपड़ा खरीद रही है करके। मेरे घर में भी पागल लोग हैं, हमसे OTP मांगती है, बोलती है भैया 100 रुपए का ऑफ मिलेगा। तो क्या आपको करना चाहिए। अब किसी को पता चलेगा कि हम कपड़ा खरीदे लड़की लोग का, तो मेरे ऊपर कोई शक करेगा भी नहीं। हम ही लोग लड़की को खरीद रहे, डोंट वरी। पॉजिटिव लोग हैं। चलिए, सेकंड कन्वीनियंस मतलब आपके कदमों तक, मतलब नाइकी का जूता खरीदना है आपको अपने कदम उठा करके दुकान में पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के मामले में आप ऑर्डर करती हैं मिंत्रा ओपन करके, आपके दरवाजे तक डिलीवरी भैया जूता पहुंचा करके चले जाते हैं। थर्ड कहाँ गया, भूल गया, स्पीड। हाँ, फटाफट सामान आ जाता है आपके पास, ठीक है, स्पीड। उसके बाद जैसे Amazon 24 आवर डिलीवरी, ठीक है, 80 रुपए दीजिए, 24 घंटे में सामान पहुंचा देंगे। ग्लोबल रीच, हम रहते हैं कहाँ पता है, गांव में रहते हैं, गरीब हैं हम, गरीब नहीं है, सिर्फ गांव में रहते हैं। हर गांव में रहने वाला गरीब नहीं होता। देखो किसान लोग जो वहाँ कर रहा है आंदोलन, है तो किसान लेकिन सबको बच्चा कनाडा में पढ़ता है, छोड़ो, ठीक है। हम गरीब नहीं है, हम सिर्फ गांव में रहते हैं, हमको चाहिए नाइकी का जूता। तो क्या करें, पटना जाएं गाड़ी में तेल जला करके? नहीं, हम खोलेंगे मिंत्रा ऐप, उस पर स्नीकर ऑर्डर करेंगे, मेरे दरवाजे पे पहुंच जाएगा नाइकी का जूता, ठीक है। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, बोल रहा है पेपरलेस बनाने में। क्यों? क्योंकि आप शॉप पे जाएंगे तो आपको बिल मिलता है, यहाँ पे बिल का जरूरत नहीं है। फालतू पॉइंट है कहने का मतलब। क्या क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला लो पर्सनल टच। क्या हुआ, करिश्मा को आदत है कि अगर वो नेल पॉलिश खरीदने जाती है तो उसको आदत है कि जब तक 4-5 लड़के आके उसको कन्विंस ना करें कि बहन जी ये वाला नेल पॉलिश ले लीजिए, तब तक वो नेल पॉलिश पसंद नहीं करती है, ठीक है। तो वहाँ उसको पर्सनल टच मिलता है। लेकिन ऑनलाइन के केस में वो नहीं मिलने वाला। मिंत्रा खोलिए, लेना है लीजिए, तो ऐप बंद करके सो जाइए, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। चलिए, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। अभी फट से ऑर्डर किए तुरंत सामान आ जाता है क्या? नहीं, टाइम लगता है सामान आने में, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने में और प्रोडक्ट डिलीवर होने में टाइम लगता है। तीसरा, नीड फॉर टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। अब मीशो ऐप तो बना लिए, कस्टमर का ऑर्डर तो आ रहा, लेकिन हमको चलाना ही नहीं आ रहा। कभी भी ऑर्डर आता है, तुरंत से मेरा मोबाइल बजता है और हम भाग के जाते हैं किसी को खोजने के लिए, भाई देख तो क्या हुआ, ठीक है। तो हमको टेक्नोलॉजी चलाने भी आना चाहिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। बोल रहा है कि हम खरीदे, पता है क्या,
एयरपोर्ट्स, एप्पल एयरपोर्ट्स, पता है बगले में क्या आ गया? चाइनीज। 4-5 को लाइट जल रहा था एयरपोर्ट पर, ठीक है। अब हम पकड़े तो पकड़े किसको? सबसे बड़ा कंपनी का क्या पॉलिसी है? इलेक्ट्रॉनिक सामान रिफंड नहीं होता है, सेलर का कोई ठिकाना नहीं है, अमेजोन में केस कर करके थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सब प्रॉब्लम बहुत भयानक है। लेकिन अगर हम वही आई डेस्टिनी से जाके खरीदते तो ये प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे सामने में ओपन करके ब्रांड न्यू चेक करके लेते हैं। पीपल रेजिस्टेंस बोल रहा है कि स्टार्टिंग में ना किसी भी चीज से कोई भी चेंज होता है ना तो लोग रेजिस्ट करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, नहीं हमको पसंद नहीं है। जब कंप्यूटर आया था लोगों को नहीं, कंप्यूटर आएगा तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ जाएगा। सेम चीज़ अभी हुआ, जब पहले ई कॉमर्स आया तो लोग बोले कि ब्रिक एंड मॉर्टर खत्म हो जाएगा। क्या किराना दुकान बंद हो गया? अभी भी किराना दुकान में उतने भीड़ रहता है, अभी भी आंटी जी लोग किराना दुकान में ही जाती हैं। कोई नहीं वो ग्रोफर्स कर रहा है और पता नहीं शाहरुख जो बिग बास्केट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, डिस्पाइट लिमिटेशन ई कॉमर्स इज द वे। बोल रहा है कितना भी गाली दे दीजिए, अल्टीमेटली घूम फिर के आपको ई कॉमर्स पे ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए? चलिए मिंत्रा ओपन कर लो फटाफट। क्या करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए? ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम, OTP, ईमेल आईडी, नाम, पता, फोन नंबर सब डाल करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं? प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। मतलब उससे पहले 50 ड्रेस क्या करेंगे? ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे 50 को, ठीक है, ताकि दूसरे लोग को आउट ऑफ स्टॉक दिखा दें। 50 ड्रेस कर लेंगे, फिर ऐप बंद करके सो जाएंगे। फिर अगले दिन ऐप ओपन करेंगे, उसमें से 49 ड्रेस सेव फॉर लेटर करेंगे और एक ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट के लिए जाएंगे और पेमेंट करेंगे। तो कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं? COD कर सकते हैं, गरीब भैया आएंगे पैसा लेकर के जाएंगे। और कैसे कर सकते हैं? चेक से पे कर सकते हैं, कोई लेता नहीं है, फालतू बात है। नेट बैंकिंग ट्रांसफर, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं। अपना कार्ड नंबर और CVV और OTP किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। डिजिटल कैश से भी आप कर सकते हैं। क्या हुआ? मतलब वॉलेट वगैरह से, वॉलेट वगैरह से भी आप पे कर सकते हैं। चलिए, और ये 5.6 पढ़ना था क्या इसमें? नहीं सही पढ़ा। हो गया ना, यहीं तक था ना? यस। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे हम लोग फटाफट। चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पढ़ेंगे हम लोग? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं जिस सोसाइटी में रह करके, तो हमारा उस सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ रोल्स है जो हमको प्ले करने होते हैं। क्यों? अरे भाई आप समाज में रह रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपना सारा का सारा कचरा वैसी सोसाइटी में फैला रहे हैं, तो आपका कुछ तो कर्तव्य बनता है टुवर्ड्स सोसाइटी, उसी को क्या बोलते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला बोल रहा है नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीड में तो वही चीज़ है कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए ज़रूरत है। अगर हम नहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो बिजनेस फिर क्या करने लगेगा? अपना मनमाना करने लगेगा, जो उनको मन करेगा वो लोग वैसा करने लग जाएंगे, किसी का कुछ नहीं सुनने वाले, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसमें मेन पढ़ने का क्या है? आर्ग्यूमेंट्स दिया हुआ है, जिसमें एक जो पक्ष है वो किस चीज़ के फेवर में है? बोल रहा है कि हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, और एक जन बोल रहा है कि हमको पसंद है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फेवर में है आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका कहना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए किस चीज़ में? बिजनेस में। सबसे पहला जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप मान लीजिए कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ गुड डीड्स करते हैं, इससे मार्केट में आपका क्या बनता है? रेप्यूटेशन बनता है, गुडविल क्रिएट होता है, ठीक है, आपका ब्रांड इमेज क्रिएट होता है, जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करता है। भले ही एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे हम आज वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तुरंत थोड़ी ना हम वायरल हो जाएंगे, क्या पता हो भी जाए कि तुरंत थोड़ी ना वायरल हो जाएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन, आज से 6 महीना साल भर के बाद जब 1000 लोग कुछ देख लिए, किसी को एग्जाम में हेल्प मिल गया, जरूर वो अपने फ्रेंड को बताएगा, तो हमको लॉन्ग रन में बिजनेस में सर्वाइव करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म आ गया।
कि शॉर्ट टर्म में हेल्प नहीं करेगा, भले तुरंत आपको इमीडिएट बेनिफिट नहीं दिखेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बोल रहा है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। बोल रहा है कि जब आप थोड़ा सामाजिक काम करते हैं ना, थोड़ा सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो गवर्नमेंट भी आपको थोड़ा लीनियंसी देती है, आपके ऊपर उतना स्ट्रिक्ट नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गवर्नमेंट थोड़ा सा रियायत देती है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन रिलायंस को नहीं छोड़ती। ठीक है, रिलायंस को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उनका इमेज वैसा मार्केट बना हुआ है। टाटा का ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा क्या बोले हम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, वो लोग बहुत सारा ये सब एफर्ट्स करते हैं लोगों के भलाई के लिए, सिर्फ उनका प्रॉफिट इंटेंशन नहीं है। रिलायंस ग्रुप का भी है, ऐसा नहीं बोल रहे कि रिलायंस वाले कुछ नहीं करते, करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू कम करते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर ऑब्वियसली ऑब्वियो गवर्नमेंट का रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। बोल रहा है कि जो लॉज है वो हर किसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पास नहीं कर सकते। क्यों? अब किसी ना किसी को तो बुरा लग ही जाएगा। हम कोई भी कानून बनाएंगे तो हो सकता है 4 आदमी हैं, उसमें से 3 आदमी को अच्छा लग जाए, लेकिन किसी ना किसी एक आदमी को तो खराब लगना ही लगना है। ठीक है, इसीलिए कानून ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस को नुकसान ना पहुंचाए और बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आगे ले जाया जाए। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। मतलब क्या कि आपको रिसोर्सेज चाहिए बिजनेस करने के लिए, बिना रिसोर्सेज के तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और वो रिसोर्सेज आपको कौन दे रहा है? सोसाइटी। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। बोल रहा है कि अगर आप अपने सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ गुड डीड्स करते हैं, तो हो सकता है जब आप प्रॉब्लम में फंसेंगे तो आपको सोसाइटी ही हेल्प करेगा उस चीज़ को सॉल्व करने में। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, मेरा जो रास्ता है उधर कुछ तो जाम वाम लग गया, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम आ गया, पेड़ गिर गया, और जिस सोसाइटी में हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इससे क्या हो सकता है सोसाइटी वाले खुद आए और जल्दी जल्दी पेड़ को निकालने में हेल्प कर दे। क्यों? ताकि मेरा बिजनेस हैम्पर ना हो। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मेरा इमेज अच्छा है, मेरा रेपुटेशन अच्छा है, मेरे गुड डीड्स की वजह से। वही अगर हम अखड़ू हैं कि मेरा जब भी गाड़ी जाए 10 आदमी को धक्का मारते हुए जा रहा है, सलमान खान की तरह चढ़ाते चढ़ाते चल रहा है, ठीक है, तो कोई हमको साथ नहीं देगा, उल्टा मेरे अगेंस्ट में ही सब कोई आ जाएंगे और बंद करो करना चालू कर देंगे। बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। बोल रहा है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगा। ठीक है, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। बोल रहा है कि कुछ सोशल प्रॉब्लम्स या तो क्रिएट होते हैं किस चीज़ की वजह से, खुद बिजनेस की वजह से। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कि हम बिजनेस का जो भी कचरा कूड़ा है सब गंगा जी में बहा रहे हैं, तो कौन क्रिएट कर रहा है? पानी को तो हम ही वेस्ट कर रहे हैं, जमीन को हम बर्बाद कर रहे हैं, अपने पानी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, कुछ ऐसा नॉर्म्स निकालें, कुछ फिल्टर ऐसा बनाएं जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो सके, तो उससे क्या होगा? लॉन्ग रन में हमको ही बेनिफिट हो। चलिए, अब नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बोल रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, फालतू चीज है। सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहे। बोल रहा है कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे डेफिनेशन में, क्या बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। बोल रहा है आप मेरा मेन उद्देश्य को ही हानि पहुंचा रहे हैं, मेरे चेतना को चिमट कर रहे हैं आप बोलते हैं प्रॉफिट मत कमाओ। कैसे आपका हिम्मत हो गया ऐसा बोलने का? ठीक है, हम तो प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरा, बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। बोल रहा है कि अगर आप हमको बोलते हैं ना धर्म कर्म का काम करने, हम करेंगे, लेकिन बर्डन आपके कस्टमर के पास हम करेंगे कि अगर 100 रुपया हमको एक किताब बनाने में लगता है, ठीक है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की वजह से 1 करोड़ हमको खर्चा करना पड़ा, तो हम 100 रुपये को बढ़ा के 150 रुपये कर देंगे, प्रोडक्ट का प्राइस से बढ़ा देंगे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही उसका दाम बेयर करना पड़ जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। मतलब बोल रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमको नहीं पता, हमारा काम क्या है? धंधा करना, बिजनेस करना। हम बिजनेस वाले लोग हैं, मेरा काम नहीं है कि हम सोसाइटी में अच्छा काम करते चले, वो मेरा काम नहीं है, मेरे पास हमको आता ही नहीं है बोलता। ठीक है, देखो कैसा बेहुदा किस्म का तर्क देख रखा। देखो उसके बाद लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। बोल रहा है कई बार हम करना चाहते हैं लेकिन ये गवार जनता हमको करने नहीं देती। बोल रहा है मेरा इंटेंशन भला है रे, हम बहुत भले किस्म के इंसान हैं, लेकिन हमको दुनिया जालिम बनाई है, हम जालिम नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। रियलिटी में क्या हो रहा है? हाँ नहीं, बस इतना छोटा सा चैप्टर। नहीं सर, अभी बाकी है सोशल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, ये वाला टॉपिक नहीं। अच्छा ओके, क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स? ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 6.5 है टॉपिक। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप।
बोल रहा है अलग अलग लोगों के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स। क्या होता है बताओ, शेयर होल्डर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो तो यही चाहेंगे ना कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कंपनी में करके रखे हैं उससे मैक्सिमम रिटर्न्स उसको मिल सके। ठीक है, तो ये भी कंपनी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर किसी से 10 करोड़ रुपए उठा के बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 10 करोड़ पे कितना रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये नहीं कि हम पैसा ले लिए और भूल गए। मेरा मोटो ये है कि हमको कम से कम उसका जो भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उतना उसको रिटर्न बना करके दें। तो सबसे पहला कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ये है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गंगा जी में कचरा नहीं फैलाना है, ये भी मेरा एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। दूसरा टुवर्ड्स वर्कर। वर्कर की तरफ क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। हम सैलरी टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट देते रहे, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है उनको काम करने के लिए। बेचारे गरीब लोग 10 घंटा काम करते हैं, पंखा भी नहीं है, पसीना पड़ रहा है, हर काम कर रहा है। ठीक है, ये सब मत कीजिए प्लीज। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स मतलब क्वालिटी ऑफ फूड। वेरी गुड, क्वालिटी ऑफ और चीप एंड बेस्ट। ठीक है, सस्ता भी दीजिए और अच्छा भी दीजिए, जितना बेहतरीन आप दे सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी क्या? रिड्यूस टैक्सेस। टैक्सेस पे कीजिए, टाइम टू टाइम टैक्सेस पे कीजिए, जो भी चार्जेस है वो दीजिए, टैक्स में चोरी चमारी मत कीजिए। और बस ना, यस, ये बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन वाला ये भी है ना। ठीक है, बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है? छोड़ो, फालतू है। इसके बाद जो काम करिए ये है कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, कि क्या क्या चीज से पॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहला एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है? अरे ओजोन लेयर, ओजोन लेयर याद है ना, ओजोन लेयर अपना श्रिंक करते जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर, सूरज का किरण हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, स्किन डिजीज वगैरह हो रहा है। चलिए, वाटर पॉल्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, कैसे हो रहा है? वो सारे फैक्ट्रीज क्या कर रहे हैं? अपना पूरा कचरा पानी में बहा रहे हैं। ठीक है, लैंड पोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं? सारा कचरा वाला आता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल करके जाके उधर कोना में जाकर के फेंक देता है। ठीक है, तो उससे मेरा लैंड भी पॉल्यूट हो रहा है। अरे अच्छा खासा लैंड पूरा बर्बाद हो रहा है, पूरा का एकदम पहाड़ बन गया, फर्टिलिटी खराब हो रहा है। करेक्ट। नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, छपड़ी लड़का आता है और पूरा हॉर्न मारते हुए जाता है। क्या जरूरी है भाई, क्या मिलता है इससे? नहीं पटने वाली है कोई हॉर्न बजाने से, समझा करो, कोई नहीं समझता है। चलिए खत्म ना। चलिए, यहाँ पे हमारा 6 चैप्टर खत्म होता है। 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हम लोग का फेवरेट चैप्टर। आइए, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कंपनी को बनाते कैसे हैं। याद है? याद होना चाहिए, बहुत प्यार से पढ़े थे हम लोग, इंटरेस्टिंग चैप्टर था। कैसे बनाते हैं कंपनी को? 3 स्टेज पे बनाते हैं, है ना? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और सब्सक्रिप्शन। तो चलिए प्रमोशन से स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन मतलब ये जो चल रहा है, ये प्रमोशन, यही प्रमोशन क्या? नहीं, क्या? जिस दिन आइडिया ओरिजिनेट हुआ, हम और सिद्धार्थ रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे और आइडिया आया किस चीज का? नहीं नहीं, आइडिया आया A+ क्लासेस खोलने का। अरे तुमने क्या सोचा पागल, कोई आइडिया नहीं है। नहीं, कोई आइडिया नहीं है। A+ क्लासेस खोलने का आइडिया हम लोग को कि हम लोग A+ कॉमर्स क्लासेस खोजेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या किए, पूरा एडी चोटी लगा दिए, पूरा रिसर्च करने लग गए कि इस एरिया में कितना कॉमर्स का क्लासेस है, बेहतरीन क्लासेस कौन कौन सा है, कॉम्पिटिटर कौन कौन सा है, बगल में स्कूल कितने सारे हैं, पॉपुलेशन कितना है, सारा का सारा हम लोग रिसर्च कर लिए। ये सब चीज किस चीज का पार्ट है? कौन से स्टेज का? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी का पार्ट है। ठीक है, प्रमोशन के अंदर और क्या पढ़े थे हम लोग? फंक्शंस ऑफ नहीं, प्रमोटर्स हम लोग कैसे सबसे पहले पढ़े थे हम लोग कि प्रमोटर का मतलब कौन, प्रमोटर कौन बन सकता है। देखो ना, सबसे पहला प्रमोटर कौन बन सकता है? जिसका नाम कहाँ लिखा हुआ है? प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अरे ऐसा किताब जिसमें झूठ सच लिखा हुआ है, जब तक पूरा तारीफ डीपीएस में ये है, डीपीएस में वो है, बहुत कुछ है, A+ क्लासेस में ये है, A+ क्लासेस में वो है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस में यही होता है, अपना तारीफ, खुद का तारीफ। तो बोल रहा है कि उस प्रोस्पेक्टस में जिस किसी इंसान का नाम लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? प्रमोटर। ठीक है, दूसरा जिसका कंट्रोल है किस चीज के ऊपर?
ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी में उसका चलता है रे, उसके पास कंट्रोलिंग राइट्स है। और तीसरा जिसका बात कौन मानता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन मानता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिसका बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लिया वो कौन है, प्रमोटर है। चलिए क्या क्या काम है प्रमोटर का। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन स्टार्ट ही यहीं से होता है, आइडिया आया दिमाग में घूमते घूमते, ठीक है। तो उसका सबसे पहला आइडिया क्या है, आइडेंटिफाई करना बिजनेस आइडिया को, बेहतरीन आइडिया ढूंढ कर लाना, शार्क टैंक। दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी मतलब क्या, क्या वो पॉसिबल है। आप सोच रहे हैं कि पानी से मोटरसाइकिल चलाएंगे, पहले फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए कि आपका कहीं दिमाग तो नहीं खराब है, कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। टॉकिंग टू द मून पॉसिबल है कि नहीं ठीक है, खाली बोलने से नहीं होता टॉकिंग टू द मून, रील बनाइए सर। चलिए तो तीन तरह का फिजिबिलिटी स्टडी। सबसे पहला टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं पानी से, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, पैसा चाहिए, पैसा है कि नहीं। बोले हम सूरज में जाने वाला एक जहाज बनाएंगे, कितना पैसा लगेगा, 150 करोड़ 1.5 करोड़ है ये नहीं, 150 करोड़ का है, ठीक है। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। और तीसरा धंधा चालू कर लिया है जोमेटो स्विगी, ठीक है, लेकिन जिंदगी भर लॉसे में चल रहा है, आगे भी लॉसे में चल रहा है, पता नहीं कब तक लॉस में चलेगा। तो कहने का मतलब आपका बिजनेस का चांसेस होना चाहिए कि आज कल नहीं लेकिन परसों कम से कम प्रॉफिट में, बोलते कहीं नहीं हो, प्रॉफिट में कभी ना कभी तो आए। अगर आपका ऐसा धंधा है जो कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता है, तुम्हारा बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है कि तुम्हारा कॉस्टिंग 10 रुपया है, अब 5 रुपया ज्यादा तुमको बिकेगा ही नहीं वो सब तुम खरीदेगा ही नहीं कोई 5 रुपया में, 5 रुपये ज्यादा में, तो काहे के लिए तुम धंधा खोलने के लिए परेशान हो, मत खोलो ना, पैसा बचा कर रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है उसका काम, बोलते क्या नहीं हो, नेम अप्रूवल। क्या नाम रखना है, नाइकी रखना है कि लिट्टो रखना है, क्या नाम रखना है। अगर लिट्टो रखना है आपको अपने कंपनी का नाम, तो ये काम किसका है, प्रमोटर का, ठीक है। नेम अप्रूवल का काम किसका है, प्रमोटर का। ऐसा ना हो कि कोई आपके नाम मतलब किसी का नाम LITTO है और आप LITTO लिख दिए, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बोल रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन कौन करेगा, इसका भी काम किसका है, प्रमोटर का। अच्छा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ब्रह्मा जी का लकीर होता है, ठीक है। मतलब ऐसा किताब जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखा जाता है, जिसको कंपनी कभी भी क्या नहीं कर सकती, पार नहीं कर सकती, ठीक है क्या नहीं कर सकती, मॉडिफाई नहीं कर सकती, करेक्ट है। उसको ओवरलुक नहीं कर सकती, उसको पास नहीं कर सकती, उसके दायरे में रह करके ही कंपनी को अपना ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर साइन कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा, प्रमोटर। नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, उसका अपॉइंटमेंट भी प्रमोटर करेगा। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसको तैयार कौन करेगा, प्रमोटर करेगा। अब बोल रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने का दरकार है हमको। सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम मीन्स memorandum of association of a company had originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company. The memorandum of association contain different clauses. अच्छा बोल रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे क्लॉजेज है। कौन कौन सा क्लॉज है देखो ना। सबसे पहला नेम क्लॉज, मतलब क्या क्या बताना होता है इसमें, नाम। नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है। एप्पल अप्रूव्ड बाय ROC, ठीक है, अप्रूव्ड बाय ROC, करेक्ट। अगर एप्पल का नाम ऑरेंज होता तो क्या हम मोबाइल इतना प्यार से यूज करते, नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है रे ऋषि, क्या बोलते हो। चलिए दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। यहाँ क्या लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में, आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसका पूरा ठिकाना डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्या करना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं, क्या आप कोई लीगल चीज बेचना चाहते हैं या फिर आप कोई ड्रग्स वगैरह बेचना चाहते हैं, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि आपके कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें। और क्या है, लाइबिलिटी क्लॉज। बोल रहा है कि क्या बोलो, क्या बोली शिवांगी, बोला लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा रहता है कि किसके ऊपर कितना लाइबिलिटी बाकी है, ठीक है, किससे कितना का पैसा अभी तक लिया हुआ नहीं है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स इसमें लिखा रहता है। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में बेसिकली लिखा रहता है कि कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल मार्केट से उठा सकती है, ठीक है। उसी को ऑथोराइज कैपिटल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा कंपनी उठा सकती है, कहाँ से, पब्लिक से, ठीक है।
बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये भी एक रूल रेगुलेशन है, लेकिन ये इंटरनल रूल ऑफ रेगुलेशन है। याद है क्या? इसको चेंज टाइम पे मॉडिफाई किया जा सकता है, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सुबह 9 बजे आना है, शाम के 6 बजे जाना है। हम इसको चेंज करके कर रहे हैं कि सुबह 10 बजे आना है और शाम के 5 बजे निकल जाना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। सी कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, मतलब क्या? मतलब जिसको हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि इसको हम बनाना चाहते हैं क्या, डायरेक्टर अपनी कंपनी में, तो हमको इसे पूछना पड़ेगा क्या आप डायरेक्टर बनना पसंद करेंगी? तो बोले नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, ठीक है। तो कंसेंट लेना जरूरी है जिसको आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। और लास्ट क्या है? अग्रीमेंट, मतलब क्या कि अगर आप किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? अग्रीमेंट करना पड़ेगा। लिखा होना चाहिए ना, तो बोलेगा लिखा हुआ कहाँ है? और क्या है? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, मतलब आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी कौन होता है? अकाउंटेंट। याद है क्या? सारे कंपनीज का अकाउंटेंट है ये, सारा लेखा जोखा कंपनी का यही रखता है, ठीक है। तो उसके पास आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ता है। और क्या करना पड़ेगा? रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। अगर कोई फीस है तो आपको उसको भरना है और उसके साथ में रसीद देना है कि हमने ये पैसा जमा कर दिया है। उसके बाद पोजीशन ऑफ प्रमोटर बोल रहा है। एक्चुअल रियल लाइफ में थोड़ा बात कर लेते हैं बुक को छोड़ के। रियल लाइफ में प्रमोटर पता है कौन होता है? मालिक। प्रमोटर ही मालिक है, उनके पास ही मैक्सिमम शेयर जो होता है ना कंपनी का, वो प्रमोटर के पास ही होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वही होते हैं बेसिकली। सारा का सारा वर्किंग पावर भी उन्हीं के पास होता है। वो हम लोग पढ़े ना ओलिगार्किक मैनेजमेंट, वो यहाँ पे एकदम पक्का पक्का फिट होता है, ठीक है। तो प्रमोटर ही कंपनी को एक्चुअली में चलाते हैं। चाहे किसी भी कंपनी का बात कर लो, विदाउट एनी एक्सेप्शन प्रमोटर ही कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। बाकी लोग शेयर होल्डर सिर्फ नाम के हैं कि ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। आप लोग कैपिटल एप्रिसिएशन लीजिए, डिविडेंड लीजिए और खुश रहिए, ठीक है। कंपनी में कोई नाक नहीं अड़ा सकते आप। कंपनी एक्चुअली में कौन चलाता है? प्रमोटर ही चलाता है, ठीक है। तो प्रमोटर ही सर्वे सर्वा है किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट जो अपना स्टेज है वो क्या है? इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन स्टेज पे हम लोग क्या किए? हम लोग को आइडिया मिला, आइडिया के ऊपर रिसर्च किए, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी किए। लेकिन क्या अभी तक कंपनी पैदा हुआ है हम लोग का? क्या कंपनी का जन्म हुआ है अभी तक? कोई कंपनी अभी तक पेपर में आया है? नहीं, अब आएगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जिस दिन कंपनी क्या हो गई? रजिस्टर्ड हो गई। तो कंपनी के लिए हम लोग रजिस्टर्ड वर्ड यूज नहीं करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इनकॉर्पोरेटेड। कौन सा वर्ड? इनकॉर्पोरेटेड। हम ये नहीं बोलेंगे कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, बोलेंगे कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेटेड हो गई, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग फटाफट देखते हैं। सबसे पहला चीज बोल रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को स्टैम्प करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा और विटनेस करना पड़ेगा, मतलब कुछ लोगों के सामने साइन करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। एग्जाम है ना, मार्क करवा सकता है एग्जाम में, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर को साइन करना पड़ेगा। क्या चीज के ऊपर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में साइन करना पड़ेगा, बिल्कुल साइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दिया है। तीसरा, रिटेन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। जिसको भी डायरेक्टर बनाना है उसका क्या लेना पड़ेगा? रिटेन कंसेंट लेना पड़ेगा। चौथा, अग्रीमेंट किसके साथ बनाना पड़ेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। किसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है उसके साथ क्या बनाना पड़ेगा? अग्रीमेंट। पांचवा, कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। आप अगर नेम का अप्रूवल ले चुके हैं, ठीक है, किसका काम था? प्रमोटर का काम था, तो उसका कॉपी भी आपको जमा देना पड़ेगा। कोई भी अदर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, अगर कोई डिक्लेरेशन देना है वो भी आपको देना पड़ेगा। आपको नोटिस बताना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ पे है, पिन कोड के साथ, वो भी आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट में आप रजिस्ट्रेशन फी पे किए हैं उसका एक चिट्ठा आपको जमा करना पड़ेगा। इतना सारा चीज अगर आप करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोल रहा है कि कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर जो डेट पड़ गया, माना जाएगा कि कंपनी का जन्म उस दिन हुआ है, वही उसका बर्थ सर्टिफिकेट। आगे चले, नेक्स्ट है अपना कैपिटल सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है अपना क्या?
कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, कंपनी कितना फंड्स रेज कर सकती है, ठीक है, कहां से, पब्लिक से, बाय मींस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब शेयर इशू करके कितना पैसा कंपनी उठा सकती है मार्केट से। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, सबसे पहले किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई भी पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है तो उसको सेबी के पास जाना ही पड़ेगा। सेबी ही वो अथॉरिटी है जो सारे रूल रेगुलेशन बनाती भी है और उसका देखरेख भी करती है, ये सारी पब्लिक कंपनीज के ऊपर, ठीक है, जो सिक्योरिटीज में डील करते हैं। तो बोल रहा है कि आपको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हे सेबी, हे तेबी नहीं, हे सेबी, हम शेयर मार्केट में पैसा उठाना चाहते हैं, अपना आईपीओ लेके आना चाहते हैं, पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, क्या आप हमें इजाजत देती हैं? सेबी बोलेगी तथास्तु। फिर से ट्राई करो। एक बार रिजेक्ट कर देता है कोई तो छोड़ देती हो क्या ट्राई करना। चलिए, फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब बोल रहा है कि आपको प्रोस्पेक्टस लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है, आपको पैसा उठाना है तो आपको प्रोस्पेक्टस लेके आना पड़ेगा, आपको झूठा सच्चा कहानी बनाना पड़ेगा, आपको अपना तारीफ करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप नाइकी का शू पहनते हैं कि एडिडास का शू पहनते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आप किल हर का शू पहनते हैं या स्पाइकर का शू पहनते हैं, ठीक है, आपको अपने बारे में पूरा तारीफ करना पड़ेगा, पब्लिक को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको हमारे शेयर को क्यों खरीदना चाहिए, ठीक है। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। ओए, अंडरराइटर क्या होता है? अंडरराइटर क्या होता है, जल्दी बताओ, खाली गप करना है। अंडरराइटर, हाँ बताओ, जो वो लेता है, जोर से बोलो, क्या बता दे, मतलब एक इंसान को मतलब अपॉइंट करता है जो मतलब कुछ नंबर ऑफ शेयर्स देता है, इतना बिकवा देना है, अगर नहीं बिका तो उसको खुद। वेरी गुड। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जिनको कंपनी अपॉइंट करती है अपने शेयर को बिकवाने के लिए। अगर बिक गया तो बहुत बढ़िया, उसके ऊपर उनको कमीशन मिलेगा, और अगर नहीं बिका तो अंडरराइटर खुद वो शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है, उसको अंडरराइटर बोलते हैं। तो कभी भी आपको अगर शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेके आना है तो आपको अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ेगा। आप अपने से थोड़ी ना शेयर बिकवाने जाएंगे, घर घर जाकर के नॉक करेंगे, प्लीज मेरा शेयर ले लो बहन जी, प्लीज मेरा शेयर ले लो। चलिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कम से कम इतना शेयर अगर आपका सब्सक्राइब हुआ, मतलब किसी पब्लिक ने कम से कम इतना शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया तो ही आपका शेयर मार्केट पे लिस्ट हो पाएगा, अदरवाइज क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। मान लीजिए, जो कि जनरली 90% होता है, ठीक है, अकाउंट्स में आप लोग पढ़ेंगे 12th में, कि 100 अगर शेयर्स है तो उसमें कम से कम 90 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर 89 के लिए एप्लीकेशन आया तो सारे 89 का पैसा वापस करना पड़ेगा, आप आईपीओ नहीं ला सकते, कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला। इससे क्या समझ में आता है, क्यों ये रूल आया है? कोई भी टॉम डिक हैरी आकर के ही ना बोले हम आईपीओ लें। अब मान लो हम बोल दिए A++ को लिस्टिंग करवाएंगे, कल चलेगा शेयर मार्केट में लिस्टिंग करवाने के लिए, मान लो सेबी का अप्रूवल मिल भी गया, मेरा जान पहचान बहुत था, बोले हम 100 करोड़ रुपए उठाएंगे। अब 5% लोग सिर्फ मेरा शेयर सब्सक्राइब किया, वो भी भोली भाली जनता थी रे, जो 95% लोग थे बोले फालतू नहीं लेना। अब 5% का तो पैसा डूब जाएगा अगर अलाउ कर देगा सेबी उसको, तो इसीलिए ये रूल लेकर के आया कि कम से कम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है तो ही आप शेयर इशू कर पाएंगे, अदरवाइज आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। और क्या है, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। बोल रहा है आपको एक स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हमको आपके वहां पे अपना शेयर लिस्ट करवाना है। देखो, इफ सच परमिशन, माफ करो इसमें, if such permission is not granted before expiry of 10 weeks from the date of closure of subscription, the allotment shall become void and money received have to be returned। मतलब क्या, आपको अगर परमिशन नहीं मिला कितने दिन के अंदर, 10 हफ्ते, 10 वीक्स है, 10 हफ्ते के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए 5 तारीख तक सब्सक्राइब करने का डेट था, उसके 10 वीक के अंदर आपको परमिशन नहीं मिला तो आपको सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, आप आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद सब कुछ हो गया अच्छे से तो क्या करना पड़ेगा लास्ट में, अलॉट, मतलब क्या, सबको शेयर दे दो, पैसा आ गया ना, शेयर होल्डर्स को शेयर दे दो, बस ना। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट सेशन में, सेशन 3 में। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी ज़रूरत है वीडियो का।